जान छोड़ते छोड़ते तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने ये श्राप दिया कि राजकुमारी को जिस सुंदरता पर बहुत घमंड है वो सुंदरता उसकी किसी काम की नहीं रहेगी, कि जो लोग यहाँ पर मारे गए थे उनकी आत्माएं आज भी इस खंडर में निवास करती हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर किसी का भी आना मना है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता। और आज भी उन मरे हुए राज परिवार के लोगों की, सैनिकों की आत्माएं यहाँ पर घूमती हैं और राजकुमारी की भी आत्मा यहाँ पर निवास करती है। क्यों आती हैं यहाँ रात में चीखने चिल्लाने और चूड़ियों की आवाजें? क्यों यहाँ पर रात में नृत्य होता है? क्यों यहाँ पर आत्माएं रात में नृत्य करती हैं? क्यों भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति को शाम 5 बजने के बाद यहाँ पर आने से सख्त मना किया है? आखिरकार 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर एक समय रहा करते थे। आखिरकार रातों रात ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के 1 लाख लोग एकदम से गायब हो गए? क्यों इन घरों पर छत नहीं है? ऐसी कोई भी दीवार नहीं जिस पर छत हो। क्यों इस जगह को भारत की सबसे भूतिया जगह कहा जाता है? यहाँ पर आने में दिन में भी लोग क्यों घबराते हैं? क्यों भारत सरकार स्वयं यहाँ पर रात में आने से डरती है? आखिरकार ये सारा बाजार, जहाँ पर एक समय बहुत बड़ा सुंदर बाजार हुआ करता था, लाखों लोग यहाँ पर रहा करते थे, रातों रात वीरान हो गया, तो वो 1 लाख लोग कहाँ गए? इतना बड़ा साम्राज्य आखिरकार गायब हुआ तो गया कहाँ? इन सब के पीछे की जो कहानी है वो हर वक्त हमें झकझोर कर रख देती है। हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिरकार वो लोग कहाँ गए? क्या है इस जगह की कहानी? क्यों इस जगह को भारत की सबसे भूतिया जगह कहा जाता है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं भारत की सबसे भूतिया जगह यानी कि राजस्थान के भानगढ़ किले में। भानगढ़ किले का नाम तो आपने सुना ही होगा। भानगढ़ किला वो है जो भारत में सबसे बड़ा भूतिया किला माना जाता है। इस किले में आने से लोग बाग डरते हैं। बताया जाता है कि रात में यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस किले की जो राजकुमारी थी रत्नावली, जो कि बेहद सुंदर बताई जाती हैं, आज भी उनकी आत्मा इस किले में घूमती हुई लोगों ने देखी है और इस बात की चर्चा अक्सर यहाँ के आसपास के लोग करते रहते हैं। तो दोस्तों, भानगढ़ किले को अभी हम देखने वाले हैं, उसके पहले आप यहाँ पर देखिए, ये सारी टूटी फूटी जो दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये इनके सर से छत का साया जो गायब है। एक समय यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, लगभग 1 लाख से अधिक लोग रहा करते थे। सामने आपको मंत्री की एक छोटा सा महल दिखाई दे रहा है, उसके सर से भी छत गायब है। तो आइए अब हम किले के अंदर चलते हैं और एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो इन सारे जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, एक समय यहाँ पर मार्केट रहा करता था यानी कि बाजार, और यहीं से इस किले में रहने वाले लोग बाग सारी चीजें खरीदा करते थे। एक समय ये बहुत बड़ा सुंदर शहर था और यहाँ पर लाखों से भी अधिक लोग रहा करते थे, लेकिन रातों रात ये वीरान हो गया, खंडर में तब्दील हो गया। इसे किसी का श्राप कह लीजिए या फिर कोई तांत्रिक शक्ति कह लीजिए। ऐसा क्या हुआ? ऐसी 2 कहानी यहाँ पर बताई जाती हैं कि इस किले के वीरान होने के, खंडर होने की 2 किंवदंतियां अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। एक तो बताया जाता है कि यहाँ पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, तो दूसरा बताया जाता है कि एक ऋषि ने यहाँ पर मना किया था राजा को कि किला मत बनाओ वरना वो कभी भी वीरान हो सकता है। दोनों कहानियों को हम जानेंगे, उसके पहले हम किले तक चलते हैं और किले को बारीकी से देखते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो आपको ना मिल सके। यहाँ पर आप देखोगे तो हर जगह 3 खंड बने हुए हैं, यानी कि एक खंड यहाँ पर और उसके उस तरफ भी 2 खंड बने हुए हैं। इससे अंदाजा यही लगता है कि जो दुकान वाले हुआ करते थे, जो सेठ लोग हुआ करते थे, वो यहीं पर रहते थे और यहाँ पर वो अपनी दुकानदारी किया करते थे। तो इस बाजार से होते हुए दूर आपको दिखाई दे रहा होगा वो भानगढ़ का भूतिया किला, जिसमें रात में आत्माओं का वास होता है। आत्माएं यहाँ पर शोर मचाती हैं, नृत्य करती हैं, पायलों की, घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें
यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति ने सुनी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर किले में अकेला घूमने आए तो आत्माएं उसमें थप्पड़ तक मार देती हैं, उसको गिरा देती हैं। एक एक चीज को देखने के लिए हम अपने कदम जल्दी से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजने के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता। यहाँ पर जाना सख्त मना है, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। आ जाइए। ये सारा बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इस अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे ही इस किले को बनाया गया था और यहीं पर सारा शहर जब बसा था तो यहाँ की जो रौनक थी वो देखने लायक थी। दूर दूर तक ये शहर प्रसिद्ध था। लगभग 1 किलोमीटर से भी लंबे दायरे में ये बाजार और यहाँ पर रहने वाली सेना के घर फैले हुए हैं। उसके बाद हम किले तक पहुँचेंगे। ये सारा आपको मार्केट का एरिया दिखाई दे रहा है। एक समय कैसा मार्केट रहा होगा 300 वर्ष पहले, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो। हर एक दुकान में आपको 3 खंड दिखाई दे रहे हैं। मैंने दोनों तरफ ट्राई किया, लेकिन हर जगह 3 खंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो इससे अंदाजा लगता है कि एक समय ये जो दुकानें हुआ करती थी मार्केट की, ये 2 मंजिला भी हुआ करती होंगी। इस तरफ देखिए तो टूटी फूटी एक काफी बड़ी जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, जो उस वक्त लगता है कि किसी बड़े सेठ साहूकार की इमारत रही होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इमारतें थोड़ी खूबसूरत होती जा रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महल की जो सबसे पास थी वो सबसे बड़े साहूकारों की दुकानें थीं। यानी कि जैसे जैसे साहूकार अमीर होते गए तो उनकी जो दुकानें थीं महल के पास बढ़ती गईं, और जितनी दूरी पर दुकान थी वो उतने छोटे साहूकार सेठ की दुकान थी। जैसे ही हम उस बाजार को पार करेंगे तो हमें यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने बरगद के वृक्ष दिखाई देंगे। आ जाइए। इन बरगद के वृक्षों को जब हम पार करेंगे तो बड़े बड़े मकान यहाँ पर टूटे फूटे दिखाई देते हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक समय यहाँ पर काफी बड़े बड़े 1 से 2 मंजिल मकान हुआ करते थे। इनको देखते हुए हमें सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। इन बरगद के वृक्षों को देखिए, ये देखने से ही भूतिया नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि रात में इन पर भूत नाचते होंगे, इनकी डालियों पर, इनकी शाखाओं पर झूलते होंगे। इसी से ऐसा नजारा बनता है कि जैसे यहाँ पर भूतों का वास है। यहाँ पर दिन में भी हमें डर लग रहा है, तो रात में यहाँ पर कौन ठहर सकता है? शायद यही बात है कि रात में यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। सामने हमें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है, वहीं पर हम पहुंच रहे हैं। वहां से हमारी किले के अंदर एंट्री हो जाएगी। आ जाइए। अब इस गेट को पार करने के बाद हम किले के अंदर एंट्री ले जाएंगे। आ जाइए। और लगभग अब हम किले के अंदर आ चुके हैं, तो चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें हमें दिखाई दे रही हैं। शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा छत नहीं जिसकी टूट फूट ना हुई हो। हम हर एक छत को बड़ी बारीकी से देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप इस गेट को पार करोगे तो इस तरफ कुछ टूटी फूटी दीवारें आपको दिखाई देंगी, खंडर दिखाई देंगे, और इस तरफ भी कुछ खंडर दिखाई देंगे। और यहाँ पर सामने आपको एक देवी माता का मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर को आप देखोगे तो काफी प्राचीन बनावट है, लगभग ये किले के साथ ही बना होगा। तो आइए हम इसकी बनावट को देखते हैं, उसके बाद हम किले के अंदर जाएंगे। आ जाइए। आइए, तो अब हम इस मंदिर की खूबसूरती को देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो इसके पिलर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और किसी भगवान की प्रतिमा यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, और कुछ विशेष प्रकार की सुंदर कलाकृति भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर
जहाँ पर हवन कुंड है, इसका बीच है, यहाँ पर हवन वगैरह एक समय हुआ करता होगा। दोनों तरफ सामान रखने के लिए कुछ स्थान बने हुए हैं और यहाँ पर एक समय मूर्ति रहा करती थी। फिलहाल आज यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, शायद किसी समय यहाँ पर मूर्ति जो थी वो किसी ने चुरा ली या तोड़फोड़ हुई है तो नहीं पता, लेकिन आज यहाँ पर मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो गणेश भगवान की प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है, जिसमें काफी टूट फूट भी हो चुकी, और इस तरफ भी किसी देवी देवता की मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। तो इस मंदिर को हम देखने के बाद अब चलते हैं सीधे किले की तरफ, आ जाइए। अब यहाँ से आप देखोगे तो सामने ही आपको दिखाई दे रहा होगा वो भूतिया किला, जिसमें आने से लोग बाग डरते हैं। सामने ही आपको भानगढ़ का किला दिखाई दे रहा होगा, जो एक समय 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन आज ये कुछ ही मंजिल बचा हुआ है। टूटी फूटी इमारतें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। सामने जो जितनी भी मंजिल अभी हैं ये भानगढ़ किले की बची हुई हैं, लेकिन एक समय बहुत ऊंची इमारत ये रहा करती होगी। तो इसकी जो सर्वप्रथम कहानी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। बताया जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा माधव सिंह ने अपने पुत्र मान सिंह प्रथम के लिए इस किले को बनवाया था। तो जब यहाँ पर उन्होंने किला बनवाने के लिए सोचा, तब यहाँ पर एक ऋषि की कुटिया थी जिनका नाम था बालूनाथ। तो बालूनाथ से माधव सिंह ने पूछा कि वो यहाँ पर किले का निर्माण करवाना चाहते हैं। तब बालूनाथ जी ने कहा कि निर्माण तो आप करवा सकते हैं, लेकिन किले का कोई भी भाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी छाया उनकी कुटिया पर पड़े। फिलहाल इस बात का राजा माधव सिंह ने तो ध्यान रखा, लेकिन उनके जो कर्मचारी थे, जो सेनापति थे, उन्होंने महल को सुरक्षित बनाने के लिए काफ़ी ऊंची इमारतें बना दी और ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर छाया पड़ गई। और जैसे ही छाया पड़ी तो कुछ ही सालों के अंदर ये शहर यानी कि ये भानगढ़ किला वीरान हो गया, खंडर हो गया। तो कुछ लोग बताते हैं कि ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर अगर छाया ना पड़ती तो ये भानगढ़ वीरान ना होता। लेकिन कुछ लोग एक और कहानी बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ की जो राजकुमारी थी रत्नावती, वो जो उनकी सुंदरता थी, उनकी सुंदरता ही इस किले को वीरान बनाने के लिए काफ़ी थी। उनकी सुंदरता के कारण ही ये किला वीरान हो गया। तो दूसरी कहानी को भी हम जानेंगे, पहले हम किले के अंदर चलते हैं। अब हम भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखोगे सबसे ऊंची चोटी पर आपको एक मीनार दिखाई दे रही होगी, जो कि पहरा देने के लिए होती थी, ताकि सैनिक उस पर खड़े होकर दूर तक नजर रख सके कि कोई अन्य राजा इस किले पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आइए, दोनों तरफ यहाँ पर बुर्ज बने हुए हैं और एक समय यहाँ पर गेट रहा करता होगा, और यहाँ पर जो सैनिक थे वो बैठकर इस गेट की सुरक्षा किया करते होंगे। अब हम किले के बिल्कुल पास ही पहुंच चुके हैं और किले के अंदर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से एक मोड़ लेंगे हम लोग और सीधे ऊपर के लिए जा रहे हैं। थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हुए हम सीधे किले के अंदर जा रहे हैं। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर किले के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देखिए नीचे का सारा शहर जो खंडर हो चुका है वो आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी बड़े बड़े बरगद के वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, और इस तरह की घाटियाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो दिखाई दे रही होगी। अब इस तरफ आप देखिए तो यहाँ पर बना हुआ है दरवाज़ा। तो एक समय तो लकड़ी का रहा करता होगा, लेकिन आज लोहे का लगा हुआ है। यहाँ पर सैनिक बैठा रहा करते थे। तो अब इस गेट को पार करके हम किले के अंदर चलते हैं और ऊपर वाली मंजिलों पर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर काफ़ी टूटे फूटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी कुछ मंजिला टूट चुकी हैं। तो उन्हीं के अवशेष हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हो। और ऊपर काफ़ी सारे कक्ष बने हुए हैं। तो हम उन कक्षों की तरफ चलते हैं, आ जाइए। तो अब हम इस द्वार पर आ चुके हैं और इससे हम इसकी ऊपर वाली मंजिलों पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
काफ़ी सारे लंबे कक्ष बने हुए हैं सीक्रेट से, जिनमें जाली लगी हुई है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ सीक्रेट कक्ष है उस समय के, जिनके अंदर जाना अलाउड नहीं है। और एक सुरंग जैसा ये रास्ता दिखाई दे रहा है। इस तरफ भी आएंगे तो इस तरफ भी कुछ कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो उस समय शायद सैनिकों के कक्ष रहे होंगे। आ जाइए ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटा सा कुंड दिखाई दे रहा है, जो शायद उस समय पानी वगैरह भरने के लिए बनाया गया होगा। और उधर भी कुछ टूटी फूटी इमारतें दिखाई दे रही होंगी, यानी कि कई मंजिला ये था पहले, अब टूट चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी छत तो टूट चुकी है, कुछ अलमीरा वगैरह भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ से अब हम इन दीवारों को कवर करते हुए इसके अंदर जाएंगे तो दोनों तरफ छोटे छोटे से कक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके 1 से 2 मंजिला ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो इमारतें टूट चुकी हैं, उनके पत्थर यहाँ पर डले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों का पागलपन या श्रद्धा कह लीजिए या पागलपन, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसे देखिए, ये पत्थरों से घर बना देते हैं ताकि उनके घर पर भी ऐसा घर तैयार हो सके। ये तो आपने कई जगह देखा होगा। इस तरफ आपको मैं पहले ले चलता हूँ। इस तरफ देखिए तो इस तरफ की जो सारी इमारतें हैं वो टूट फूट चुकी हैं। पहाड़ी पत्थर से सारा इसका जो निर्माण हुआ था, तो छत कहीं पर भी आपको साबित नहीं मिलेगी। शायद ये ऋषि बालूनाथ का श्राप है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी भी छत की छाया उनकी झोपड़ी पर नहीं पड़नी चाहिए। जब इस महल की छाया उनकी झोपड़ी पर पड़ी, तब उन्होंने यहाँ से श्राप दिया कि ये महल जल्दी खंडर हो जाएगा। और आज देख लीजिए, तब से भानगढ़ शहर कभी नहीं बसा, ये खंडर हो गया। दूसरी कहानी जो राजकुमारी रत्नावती की है, उसे हम बताएंगे। पहले उसके हम इस किले को बारीकी से घूमते हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो ये टूटी फूटी इमारतें देखते हुए हम इनके कुछ कक्षों को देखेंगे कि उस समय किस कक्ष का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो कुछ जो कक्ष है, इसके ऊपर काफी सुंदर चित्रकारी की गई है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ये रानी का कक्ष रहा होगा उस समय। और यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है और इसके अंदर भारी मात्रा में हमें चमगादड़ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर फिर से चलिए। यहाँ पर इस तरफ भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, लेकिन हम इसकी सबसे ऊपरी छत पर जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हम इसकी तीसरी मंजिल पर आ चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी छत आपको अगर नजर आ रहा हो तो मुझे बता दीजिए। छत कहीं नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। छत क्यों गायब है, ये भी एक प्रश्न है कि आखिरकार छत क्यों गायब है। आ जाइए। अब हम इसकी सबसे ऊपरी छत पर आ चुके हैं। यहाँ से देखिए तो इन अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में जहाँ जहाँ तक इसकी जो बाउंड्री फिरी हुई है वो आपको नजर आ रही होगी। उधर दूर आपको मार्केट नजर आ रहा होगा, जो उस समय का बाजार था। और नीचे की जो टूटी फूटी दीवारें भी नजर आ रही होंगी। और इस किले की दुर्दशा भी आपको नजर आ रही होगी। कहीं पर कोई भी छत साबित नहीं है। दूर से तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन पास आकर आप देखोगे तो एकदम से खंडर है। अब हमें भी यकीन हो चला है कि वास्तव में यह एक श्रापित किला है और श्राप की वजह से ही ये खंडर में तब्दील हुआ है। इन्हीं टूटी फूटे कमरों में रात में राजकुमारी रत्नावली की आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है। यहीं पर पायल घुंघरुओं की छनकारें सुनाई देती हैं। यहाँ पर रात में उन 1 लाख लोगों की आत्माएं घूमती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें अक्सर लोगों ने सुनी हैं। लेकिन इन कमरों में जो खंडर का रूप ले लिया है, तो और भी ये डरावना बन चुका है। यहाँ से देखिए तो इसके रहस्यमय कमरे हम देख रहे हैं। इन्हीं कमरों में भूतों का वास होता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि भूत खंडर में ही निवास करते हैं। ये नीचे के लिए रास्ते गए हुए हैं और हम ऊपर पहुंचने की कोशिश में हैं। अब हम इसके सबसे ऊपरी छत पर आ चुके हैं। एक समय था कि ये इसके ऊपर भी कई मंजिल हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ खंडर है और इसकी हर एक छत टूटी हुई नजर आ रही है।
ऐसी कोई छत नहीं जो टूटी ना हो, क्योंकि ऋषि बालूनाथ ने श्राप दिया था कि जिस दिन किसी छत की साया उनकी झोपड़ी पर पड़ेगी, हर एक छत टूट जाएगी, ये वीरान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। शायद वो श्राप बिल्कुल सच था। आज किसी भी छत पर, आज किसी भी दीवार पर पूरा छत हमें देखने को नहीं मिलता है। आप नज़र फेर कर देख लीजिए, सारी दूर दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी हर एक छत टूटी हुई है, खंडर में तब्दील है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी उस रहस्यमय डरावनी कहानी की जो अक्सर इस किले से जुड़ी रहती है। बताया जाता है कि यहाँ की जो राजकुमारी थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। दूर दूर तक कई राज्यों की सीमा में उनकी खूबसूरती की चर्चाएं हुआ करती थी। राजकुमारी का नाम था रत्नावती। रत्नावती जब 18 वर्ष की हुई तो दूर दूर से अनेक राजकुमारों ने उनका हाथ मांगा, लेकिन उन हाथ मांगने वालों में से एक ऋषि भी था, इसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो कि तांत्रिक था और वो मन ही मन राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। लेकिन वो ये बात भी जानता था कि वो रत्नावती के लायक नहीं है, लेकिन उसे ये भरोसा था कि वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से रत्नावती को हासिल कर लेगा। एक दिन की बात है, वह तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा रत्नावती पर नजर रखे रहता है। उसने रत्नावती को तो कभी नहीं देखा था, लेकिन वह इस आस में हमेशा उस बाजार में बैठा रहा करता था कि कभी तो रत्नावती अपने महल से बाहर निकलेगी और वो उसे देख पाएगा। एक दिन की बात है, रत्नावती इत्र लेने के लिए अपनी दासी के साथ में उस बाजार में जाती है। दूर आपको बाजार दिखाई दे रहा होगा जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, वहां पर जाती हैं। तो जो तांत्रिक था सिंधिया सेवड़ा, वो भी वहीं छुपकर रत्नावती को देख रहा था, यानी कि राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को देख लेता है। और जब वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को देखता है तो एकदम उन पर कायल हो जाता है, मोहित हो जाता है। वो उसी वक्त जब राजकुमारी रत्नावती वहां से इत्र अपनी दासी को देकर यहाँ पर किले में वापस आ जाती हैं, तो वो उस इत्र पर तंत्र विद्या कर देता है कि जो भी उस इत्र को डालेगा वो उस तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की ओर आकर्षित होगा, उसकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाएगा और वो उसे प्राप्त कर लेगा। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा को ये भरोसा था कि राजकुमारी रत्नावती इत्र को लगाएंगी तो उस तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा पर मोहित हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दासी उस इत्र को लेकर के वापस राजकुमारी के पास आती है तो राजकुमारी भी तंत्र मंत्र की विद्या में थोड़ा जानती थी। उन्हें ये बात समझते हुए देर नहीं लगी कि ऋषि सिंधिया सेवड़ा ने इत्र की बोतल पर काला जादू किया है। तब वो उस इत्र की बोतल को यहाँ से दूर इस पहाड़ी पर एक चट्टान रखी हुई थी, उस चट्टान पर दासी से बोल देती है कि उस चट्टान पर डाल दीजिए, और उस चट्टान पर उस इत्र को डाल दिया जाता है। जब उस चट्टान पर इत्र को डाला जाता है तो वो इत्र तो एक जादुई इत्र था, जिस पर भी वो इत्र डाला जाता वो उस तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की ओर आकर्षित होता। यही बात थी कि वो चट्टान वहां से सीधा सिंधिया सेवड़ा की ओर बढ़ गई। सिंधिया सेवड़ा उस चट्टान से बचने लगा, लेकिन चट्टान उसके पीछे पड़ चुकी थी क्योंकि जादू हो चुका था, और उसी चट्टान से कुचलकर सिंधिया सेवड़ा तांत्रिक की जान चली गई। जान छोड़ते छोड़ते तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने ये श्राप दिया कि राजकुमारी को जिस सुंदरता पर बहुत घमंड है वो सुंदरता उसकी किसी काम की नहीं रहेगी। जल्द ही ये किला खंडर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, यहाँ पर रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा और जीवन में कभी भी ये शहर, ये भानगढ़ नगर नहीं बसेगा। उसके कुछ साल बाद ही यहाँ पर जो अजबगढ़ के राजा थे उन्होंने चढ़ाई कर दी और भानगढ़ और अजबगढ़ में भयंकर युद्ध हुआ, खूनी संग्राम हुआ। अजबगढ़ के राजा ने भानगढ़ के राजा को मार दिया। यहाँ की बहुत सारी सेना, राजकुमारियाँ, दासियाँ, कई लोग यहाँ पर मारे गए और जो बच गए थे वो अपनी जान बचा बचा कर कहाँ भाग गए ये पता नहीं। और यही कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर मारे गए थे उनकी आत्माएं आज भी इस खंडर में निवास करती हैं। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर किसी का भी आना मना है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता। और आज भी उन मरे हुए राज परिवार के लोगों की, सैनिकों की आत्मा यहाँ पर घूमती हैं और राजकुमारी की भी आत्मा यहाँ पर निवास करती है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि इस महल को आज भी विश्वास है कि राजकुमारी रत्नावती एक दिन फिर आएंगी और इस भानगढ़ शहर को बसाएंगी। और यही बात है कि इसे भारत का सबसे भूतिया किला
कहा जाता है और इसकी बनावट को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये भारत का सबसे भूतिया किला है। आप इस किले को तो देख चुके हो, यही इसकी सच्चाई है। वैसे जितना भी हम आपको दिखा सकते थे हमने आपको दिखाने की कोशिश की, जो इसकी सच्चाई थी वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश की। आपको इस किले का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक विरासत पर लेकर चलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।